हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद एवी में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग की JAIB का जो सेकेंड आप लोग का सब्जेक्ट है, दैट इज़ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। देखिए, आप लोग का ऑलरेडी एक चैप्टर, आप लोग का एक सब्जेक्ट खत्म हो चुका है, दैट इज़ लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग। तो जिसको भी जो भी चैप्टर में डाउट है तो उसको ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में, जैसे मान के चलिए चैप्टर नंबर लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग का चैप्टर नंबर 18 पढ़ रहे हैं आप लोग, तो 18 के नीचे, वीडियो के नीचे आप लोग उसके डाउट्स जो हैं उसको लिख सकते हैं। देखिए, जितना डाउट्स आएगा और आप लोग लिखेंगे और उसको मैं आपको कुछ बता सकता हूँ तो बहुत अच्छी बात होगा। तो उससे क्या होगा, चीज़ें क्लियर होंगी। चीज़ें क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मुझे भी कुछ नया चीज़ पता चले आप लोग के थ्रू, और हो सकता है आप लोग को मेरे से कुछ नया चीज़ पता चले, तो ये म्यूचुअल बेनिफिट हो सकता है इससे, तो इसको ज़रूर कीजिएगा। एंड आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग नया वाला आप लोग का सब्जेक्ट, दैट इज़ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। इसका फर्स्ट चैप्टर आप लोग का क्या है, उसका फर्स्ट चैप्टर आप लोग का है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इसलिए आया आप लोग का क्योंकि पहले क्या था, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मतलब आप लोग का क्या होता था, मान के चलिए आज मतलब मैं हूँ और आप हो, दोनों एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए चीनी, और मेरे पास चीनी है। आप मेरे पास आए चीनी लेने के लिए, मेरे पास चीनी है, ठीक है, मैं चीनी तो दे दूंगा, लेकिन आप मेरे को उसके बदले क्या गेहूँ दे सकते हैं? आप मेरे को उसके बदले गेहूँ दे सकते हैं, लेकिन सामने वाले पास गेहूँ नहीं है, उसके पास तो आलू का है, आलू 1 kg है। तो अब वो क्या करेगा, आलू 1 kg मेरे को देगा और चीनी लेगा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मेरे को तो आलू चाहिए ही नहीं, तो मेरे को तो आलू चाहिए ही नहीं, तो मैं आपको चीनी दे के मतलब क्या होगा, मैं फ्री में तो दूंगा नहीं। तो मुझे आपसे डील करने नहीं हो पा रहा, मतलब दो डीलर्स के बीच में डील सही से नहीं हो पा रहा, क्योंकि दोनों को एक्सचेंज नहीं कर पा रहे उस चीज़ों को। एक को ज़रूरत है, एक दूसरे का वो चीज़ ज़रूरत नहीं है जो उसके पास है। इसलिए ये सारी चीज़ को ख़त्म करने के लिए फाइनेंशियल चीज़ क्या है आप लोग का, एक करेंसी आया। ये करेंसी कॉइन्स के थ्रू आप लोग जो है अब ट्रेड करते हैं। मतलब सामान चाहिए तो करेंसी देते हैं, हर किसी को करेंसी चाहिए इंडिया में, ये कॉमन चीज़ है। हर चीज़ को इंडिया में, वर्ल्ड में करेंसी चाहिए। तो ये करेंसी है, तो ये करेंसी को आप लोग का कितना छापें, क्या अनलिमिटेड छाप दें, कितना मन करेगा उतना छाप दें? ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा, ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई डिसाइड करेगा। और ये आरबीआई है क्या? ये आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है, जो कि आप लोग का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। सेम बैंक ऑफ इंग्लैंड है, सेंट्रल बैंक ऑफ यूके, एंड यूएसए का फेडरल, ठीक है, फेडरल बैंक। तो ये सारे होते हैं, हर बैंक के हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि डिसाइड करता है कि कितने नोट्स छपें, कितने नोट्स, क्या करना है मार्केट में, कितना लिक्विडिटी फैलाना है मार्केट में, आपका कितना पैसे बांटना है ताकि मार्केट ठीक से चल पाए, है ना। अभी जैसे कोरोना आया तो मार्केट में पैसा की कमी हो गई है, पैसे की कमी हो गई, क्योंकि पैसा क्या है, प्रॉब्लम कर रहा है। अगर पैसे की कमी हो जाएगी तो मार्केट में और प्रॉब्लम हो जाएगा, और प्रोडक्ट्स खरीदेंगे नहीं तो प्रोडक्ट्स बिकेंगे नहीं, और प्रोडक्ट्स बिकेंगे नहीं तो और रिसेशन में चल जाएगा। इससे जो है मार्केट में प्रॉब्लम आ रहा है। तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना है, नोट्स बढ़ाने हैं, तो मार्केट में बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आरबीआई को अपने पास जो पैसा उसको लॉक करके रखा है बैंक्स का, उसको थोड़ा कम करते हुए कुछ पैसे उसको लिक्विडिटी में, मतलब मार्केट में भेजना होगा। तो इसके लिए आप लोग का कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। बैंक अभी 2 चैप्टर करेंगे हम लोग स्टार्टिंग के, एक तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, एक और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये दोनों जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है इसको कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, सब कुछ क्लियर है आपका फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें आप लोग बैंक्स आ जाते हैं, एनबीएफसी आ जाते हैं, मनी मार्केट आ जाता है, कैपिटल मार्केट आ जाता है। मनी मार्केट को कौन 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 रेगुलेट करता है? आरबीआई करता है, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट को कौन करता है? सेबी करता है, ठीक है। ये सारे चीज़ आ जाते हैं। और इसमें आपको अगर मैं बताऊँ, आप लोगों को क्वेश्चन से हम लोग बहुत कुछ समझ जाएंगे, लेकिन अगर कुछ बताने लायक है तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, एनबीएफसी। चलिए, क्वेश्चन से ही आएंगे, क्वेश्चंस में काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का है, आरबीआई हैज़ डायरेक्ट सुपरविजन ओवर द डिपॉजिटरीज एंड म्यूचुअल फंड्स। देखिए, आरबीआई जो है रेगुलेटर है, आरबीआई इज़ ए रेगुलेटर, ओके। एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो ए रेगुलेटर, एंड नाबार्ड इज़ ऑल्सो रेगुलेटर, एंड आप लोग का आई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI, ये भी एक रेगुलेटर है, ठीक है। IRDAI किसको करता है आप लोग का? ये करता है आप लोग का एक और है, PFRDA, पेंशन फंड्स रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी एक रेगुलेटर है जिसके बारे में आपको जानना है। देखिए, आरबीआई जो है वो बैंक्स को रेगुलेट करता है,
सेबी जो है म्यूचुअल फंड्स को, स्टॉक एक्सचेंज को, डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को, ये सब जो भी मार्केट में आप लोग का लिक्विडिटी लाता है, तो इस चीज़ को आप लोग का जो है सेबी करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट को, और आरबीआई जो है शॉर्ट टर्म मार्केट्स को करता है आप लोग का ट्रेजरी बिल्स, ये सब जो है आप लोग का आरबीआई देखता है, ठीक है। एंड उसके बाद आता है आप लोग का IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इंश्योरेंस जो भी है, जनरल इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, सारे इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है। फिर आता है PFRDA, दैट इज़ पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें आप लोग का क्या होता है, ये पेंशन्स को रेगुलेट करता है, ठीक है। ये पेंशन्स का कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना क्या क्या होना चाहिए, सब कुछ PFRDA देखता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें और नाबार्ड जो है आप लोग का रीजनल रूरल बैंक को भी देखता है। प्लस प्लस एक और आप लोग का आता है, दैट इज़ कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक में दो टाइप के होते हैं, एक होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एक होता है रूरल कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई संभालता है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक को नाबार्ड संभालता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी, क्वेश्चन में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, आरबीआई हैज़ डायरेक्ट सुपरविजन ओवर द डिपॉजिटरीज एंड म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स के लिए मैंने बताया है आप लोग को, सेबी इज द रेगुलेटर फॉर म्यूचुअल फंड्स, नॉट द आरबीआई, ठीक है। अगला है आप लोग का मॉनेटरी कंट्रोल। मॉनेटरी कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रू कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। अब ये दोनों क्या है इसके बारे में जानते हैं। फिलहाल तो आपका एक चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, अगर आप लोग न्यूज़ से अवेयर है, कि कैश रिजर्व रेशियो अभी एट प्रेजेंट 3% है और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो अभी एट प्रेजेंट 18.25% है। तो ये क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो कुछ नहीं होता है, ये एक ऐसा अमाउंट है, एक ऐसा परसेंटेज है किस चीज़ का, नेट टाइम NDTL, नेट डिमांड टाइम लेबिलिटी। नेट डिमांड टाइम लेबिलिटी का जो ऐसा परसेंटेज है जो कि आप लोग का आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है बैंक को। अभी ये 3% जो है, ये 3% ऑफ नेट NDTL जो है, इसको आरबीआई के पास जमा करना है एज ए फॉर्म ऑफ कैश, और कुछ नहीं, कैश ही होना है, गोल्ड नहीं, सिक्योरिटीज़ नहीं, बॉन्ड्स नहीं, कुछ नहीं, गोल्ड वोल्ड कुछ भी नहीं, सिर्फ कैश। वो कैश 3% जो है उसको आरबीआई के पास जमा करना है, उसका कोई भी टच नहीं कर सकता, उसको बैंक टच नहीं कर सकती, आरबीआई के पास क्लोज्ड है वो, और उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं देने वाला आरबीआई, ये भी याद रखिएगा। क्या कैश रिजर्व रेशियो के लिए आरबीआई इंटरेस्ट देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, नहीं देता है। अगला आता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या होता है, इसमें आपका गोल्ड हो सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, और कोई भी पेपर्स हो सकते हैं, जो भी सिक्योरिटीज़ हो सकते हैं, या कैश हो सकता है। ये आप लोग का ये परसेंट जो है बैंक को खुद अपने पास बंद करके रखना है, लॉक, इतना इसको रिजर्व करके रखना है, और इसको नहीं करेगा तो इस पर फाइन भी है, इस पर फाइन भी है। क्या फ़ाइन है, बैंक रेट जो होता है +3% फ़ाइन है, +3% फ़ाइन भी लगेगा अगर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो अगर हर फोर्टनाइट में चेक किया जाता है, हर फोर्टनाइट में चेक किया जाता है स्टैट्यूटरी कैश रिजर्व रेशियो, और आप लोग का स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो जो है हर बार चेक किया जाता है, और अगर जैसे ही कुछ पता चला कि ये कंप्लीट नहीं है एज़ पर द शेड्यूल, तो आप लोग का इसके ऊपर फाइन लगता है, दैट इज़ 3% प्लस बैंक रेट, 3% अबव द बैंक रेट, ठीक है। ये आप लोग का जो है उसका फ़ाइन है। अब जो बात करते हैं, तो ये जो है मॉनेटरी कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है कि नहीं, किया जाता है, ऑब्वियस ही बात है। तो आप लोग का बी सही आंसर है। सी बात किया जाए, प्राइमरी डीलर्स मेनली डील्स विद द शेयर म्यूचुअल फंड यूनिट्स। ये प्राइमरी डीलर्स क्या होता है, एक ही चीज़ याद रखिए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखिए आप लोग साइड में, प्राइमरी डीलर्स डील्स विद द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ख़त्म। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के प्रमोट करने के लिए, उससे डील करने के लिए प्राइमरी डीलर्स डील करते हैं, और कुछ नहीं है, प्राइमरी डीलर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। तो सी भी गलत हो जाएगा। अगला है डी, इशू एंड सर्विसिंग ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट इज मैनेज्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। गवर्नमेंट डेब्ट को कौन मैनेज करता है, आरबीआई करता है, कमर्शियल बैंक नहीं करता है, कमर्शियल बैंक नहीं करता है, आरबीआई करता है। तो इशू एंड सर्विसिंग ऑफ द गवर्नमेंट डेब्ट इज मैनेज बाय आरबीआई, ये भी लिख लीजिएगा। अगला है आप लोग का, द डिक्रीज इन स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो कॉन्ट्रैक्ट्स द क्रेडिट क्रिएशन। क्या बोलना चाह रहा है, आपका डिक्रीज करने से, अगर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो डिक्रीज करेंगे, देखिए मान के चलिए मैं बैंक हूँ, मेरे पास स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो 22% था, अब मैं उसको 20% कर दिया, अब ये 2% कहाँ गया, ये 2% मार्केट में चले गया। तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। यहाँ बोल रहा है डिक्रीज होगा, तो आप लोग का आंसर यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ऑब्वियस ही बात है। सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं, डिपॉजिटर होल्ड सिक्योरिटीज इन डैश फॉर्म। डिपॉजिटरीज जो होते हैं वो सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में होता है। अब ये डीमॉट क्या होता है, डीमैट होता है डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म होता है। एक होता है आप लोग का फिजिकल कैश,
फिजिकली होता है, डीमैट जो इलेक्ट्रॉनिकली मतलब अंदर अंदर होता है। ये डीमैट फिजिकल टेंजिबल नहीं होता, इनटेंजिबल होता है। डीमैट फॉर्म में चलता है, डिपॉजिटरीज होल्ड सिक्योरिटीज इन द डीमैट फॉर्म, ओके, याद रखिएगा। सेकंड है आप लोग का कैश रिजर्व रेशियो इज द डैश डिपॉजिट टू बी हेल्ड बाय द बैंक्स विद आरबीआई। ही इज़ द मैंडेटरी है, कैश रिजर्व रेशियो का आपको रखना है डिपॉजिट को विद आरबीआई, ठीक है, मैंडेटरी है। अगला है द डैश प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी फॉर द नेटिंग ऑफ पेमेंट एंड सिक्योरिटी डिलीवर्स। द डैश प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज फॉर नेटिंग ऑफ पेमेंट एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी और पेमेंट की बात की तो कहाँ आ गया बात, स्टॉक एक्सचेंजेस में ही होगा और कुछ नहीं। सिक्योरिटीज एंड पेमेंट की बात कर रहे हैं क्लियरिंग हाउस की, तो स्टॉक एक्सचेंजेस इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आर कंट्रोल्ड बाय, अभी अभी मैंने बताया कोऑपरेटिव बैंक आर ऑफ टू टाइप्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड अगर रूरल कोऑपरेटिव बैंक की बात किया जाए तो नाबार्ड एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो आप लोग का यहाँ पे बोल रहा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक किसका होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आरबीआई और यहाँ पे आएगा स्टेट गवर्नमेंट। अगला है आप लोग का, अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन है लीजिंग, हायर परचेज एंड बिल डिस्काउंटिंग आर द डोमेन ऑफ, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस। देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है। पहली बात तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में नॉन क्यों लिखा है, नॉन का वर्ड क्या है, नॉन बैंकिंग, बैंक नहीं है वो लिख रहा है ना, नॉन बैंकिंग। तो ऐसा क्या चीज़ है जो नहीं कर सकता, लोग डिपॉजिट तो कर सकते हैं पैसा। अगर मैं बोलूँगा कि मेरे पास 15 लाख रुपए है, मेरे पास इतने रुपए है, तो मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ एनबीएफसी में, क्वेश्चन बनेगा, इसको आप लोग को बताना है, ठीक है। इसको आपको बताना है कि अगर मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ एनबीएफसी में तो क्या कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन वो डिमांड डिपॉजिट नहीं होगा। जैसे बैंक में मैं 50 लाख जमा किया आज जनवरी 2000, सॉरी अभी क्या चल रहा है, अप्रैल 2020 को, और मैंने 10 साल के लिए किया, और मान के चलो 2023 को मेरे को मन किया कि मेरे को पैसा निकालना है, तो क्या मैं निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ, ऑब्वियसली है निकाल सकते हैं आप लोग, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट है, कभी भी आप डिमांड करेंगे तो आपको डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। लेकिन एनबीएफसी में ऐसा नहीं है, एनबीएफसी में कम से कम 12 महीने, मैक्सिमम 60 महीने, मतलब 1 साल से 5 साल तक का, 1 साल से 5 साल तक का आपका जो है इसका पीरियड ऑफ डिपॉजिट रहता है। और ये डिमांड डिपॉजिट नहीं है, आप डिमांड करेंगे पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये होता है पहला डिफरेंस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी प्लस बैंकिंग की डिफरेंस, ठीक है। और लेंडिंग का काम करता है ये, एटीएम नहीं इशू कर सकता, डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकता, एटीएम इशू नहीं कर सकता, डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकता, और चेकबुक, डिमांड ड्राफ्ट, ये सारी चीज़ जो है एनबीएफसी इशू नहीं कर सकता, ठीक है। ये सारी चीज़ें, लीजिंग, हायर परचेज, बिल डिस्काउंटिंग क्या है, इसको मैंने लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग में बात किया है। जैसे मान के चलिए बिल है, ये मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने एक किसी के साथ बिजनेस किया और मेरे पास बिल है, लेकिन सामने वाले मेरे को पेमेंट नहीं किया है, तो वो बिल को मैं ले जाऊँगा बैंक में और वो बिल दिखाऊँगा और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कि इस बिल का 90% हम आपको दे रहे हैं, ये बिल हमारे नाम कर दो, मतलब ये बिल का जो पैसा है वो हमें पूरा मिलना है। मतलब मान के चलिए बिल 1 करोड़ का है, तो मैं आपको 90 लाख दूंगा, लेकिन ये 1 करोड़ जब कस्टमर देगा तो वो मेरे को देगा, आपको नहीं देगा, मेरे को देगा। तो 1 करोड़ मेरे को मिल गया और 90 लाख इनको मिल गया, ठीक है। ये होता है, छोटा चीज़ है ये बिल बिल डिस्काउंटिंग, ठीक है। इसको आप लोग लीगल रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग में ऑलरेडी देख चुके हैं। अगला है कुछ टर्मिनल क्वेश्चंस है जो कि आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सिंपल सा है, बैंक्स डिमांड डिपॉजिट लेते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस नहीं लेते हैं। बैंक्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, चेकबुक इशू करते हैं, और आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज नहीं करते हैं। और आपका एनबीएफसी जो है उसका डी उसके ऊपर आप लोग का इंश्योरेंस नहीं होता है, जैसे डीआईसीजीसी होता है आपका, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये जो होता है अभी अभी जो बजट है उसमें बताया गया है, डीआईसीजीसी ने इंश्योरेंस लिमिट को बढ़ा दिया है। 1 लाख था, एक कस्टमर के एक अकाउंट, बैंक्स के एक कस्टमर के एक अकाउंट के लिए 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस था, लेकिन अब 5 लाख हो गया है।
ये हो गया। DICGC जो है वो बैंक्स को इंश्योर करती है, NBFCs को इंश्योर नहीं करती है। RBI इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपॉजिट्स इन NBFC। और इसके जो एक और डिफरेंस आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक्स लोन देती है क्रेडिट स्कोर के हिसाब से। अगर क्रेडिट स्कोर नहीं है अच्छा तो नहीं मिलेगा लोन, लेकिन NBFC क्रेडिट स्कोर नहीं देखती, क्रेडिट स्कोर गंदा होने के बावजूद भी दे देती है। ये है आप लोग का NBFC में प्लस पॉइंट, ठीक है। अगर जिसके लिए क्रेडिट स्कोर ख़राब है वो NBFC जाके लोन उठा सकते हैं, और एक और उठा तो सकते हैं लेकिन इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होगा NBFC में। अगला है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल सिस्टम क्यों लाया गया, बार्टर सिस्टम था पहले, फाइनेंशियल सिस्टम लाने की ज़रूरत क्या था, ये सब आप लोगों का फाइनेंशियल सिस्टम हो गया। एलुसिडेट द रोल ऑफ RBI। RBI क्या है, बैंकर्स बैंक है आप लोग का, बैंक लास्ट रिजॉर्ट है आप लोग का, और आप लोग का कंट्रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करता है, फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करता है और बैंक्स को रेगुलेट करता है। ये सारा चीज़ RBI का रोल हो जाता है। अगला है व्हाट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द मर्चेंट बैंकर्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मर्चेंट बैंकर्स, यस और नो। देखिए, मर्चेंट बैंकर्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स में डिफरेंस है। मर्चेंट बैंकर्स जो हैं वो स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, स्मॉल इंडस्ट्री से रिलेटेड है मर्चेंट बैंकर्स, और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो हैं बिग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो हैं वो जैसे मान के चलिए कोई भी बैंक, कोई भी इंडस्ट्री है, वो अपने पैसे जो है वो मार्केट से उठा नहीं पा रही, छोटा सा कंपनी है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, तो उसको हेल्प कौन करेगा, मर्चेंट बैंक से हेल्प करेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो बड़े बड़े कंपनीज, एकदम हाई लेवल कंपनीज जो हैं उनको, उनके सिक्योरिटीज़, उनके शेयर, उनके IPOs जो है उसको रेगुलेट करेगा, उसको और आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक यूज़ होते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, मर्चेंट बैंक में ट्रेड फैसिलिटी होता है आपका, और इन्वेस्टमेंट बैंक में इशूइंग सिक्योरिटी होता है, ठीक है। छोटा मोटा डिफरेंस है। अगला है राइट इन ब्रीफ द रोल ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये IRDA लिखा है लेकिन ये IRDAI हो चुका है, दैट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो चुका है। इसके आप लोग का हेडक्वार्टर हैदराबाद है, और ये रेगुलेट करता है इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को। इंश्योरेंस का जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया। लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस वो होता है जो कि लाइफ को इंश्योर करता है, जनरल इंश्योरेंस होता है जो कि लाइफ इंश्योरेंस नहीं करता अदर देन लाइफ, जैसे आपका ये हेल्थ इंश्योरेंस हो गया या कोई भी, वो आप लोग का आ जाएगा जनरल इंश्योरेंस में, ठीक है। ये सारी चीज़ हैं IRDA के बारे में। उसके अभी आपके हेडक्वार्टर हैदराबाद बता दिया मैंने। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया आप लोग का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अगला बात करते हैं दैट इज़ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या है, देखिए RBI जो है 1 अप्रैल 1935 को स्टार्ट हुआ आप लोग का। एक्ट है 1934, एक्ट 1934 है, और ये जो है 1935 में स्टार्ट हुआ RBI, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोग देखेंगे, RBI स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 1934 एंड ऑनवर्ड्स, ये आप लोग का फॉल्स स्टेटमेंट है। 1935 से हुआ स्टार्ट, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं हम लोग इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस में आते हैं, फिर क्वेश्चंस के साथ साथ इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, RBI इज़ द रेगुलेटर ऑफ बैंक्स एंड सिक्योरिटी मार्केट्स इन इंडिया। सिक्योरिटी मार्केट्स का कौन है हेड, दैट इज़ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड RBI किसका है, सिर्फ बैंक्स का रेगुलेटर है, इसके लिए नहीं है। तो फर्स्ट भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड की बात की, RBI मेंटेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, एकदम सही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सेट करता है, मतलब बैंक्स कितना पैसा रेगुलेट, कितना पैसा क्रेडिट करना है, क्या करना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना है, ये सारा बैंक RBI डिसाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का है D, नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ ₹1 to 1000 आर इशूड बाई RBI। नोट्स जो हैं क्लियरली लिखा है, RBI 1 रुपये से 10,000 रुपये तक का कर सकता है इशू, यहाँ पे 1000 लिखा है तो ये भी गलत हो गया। की बात किया जाए, RBI अपॉइंट्स ए CEO ऑफ प्राइवेट बैंक्स, चाहे ICICI हो या HDFC हो, किसी का भी CEO को अपॉइंट करेगा RBI ही अपॉइंट करेगा इस सारी चीज़ को, ठीक है। F की बात किया जाए, RBI हैज़ नो पावर टू एमेलगेट वीकर बैंक्स विद द स्ट्रॉन्गर बैंक्स। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि वीकर बैंक को स्ट्रॉन्ग बैंक्स का नहीं कर सकते। अभी पंजाब नेशनल बैंक में इंडियन ओवरसीज ओरिएंटल बैंक मिल गया, ओरिएंटल बैंक मिला हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में। बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक मिला हुआ है, देना बैंक बहुत लॉस में था, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा जो प्रॉफिट में था उसमें चले गया, विजया बैंक घुसा उसमें। तो इस
इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपका वीकर बैंक स्ट्रॉन्ग बैंक से नहीं मिल सकते। एमैल्गमेशन ये होता है कि वीकर बैंक्स के पोजीशन को और सुधारने के लिए अच्छे बैंक्स के साथ मर्ज करना, तो मर्ज हो सकता है आराम से। जी की बात की जाए, क्रेडिट ऑथराइजेशन एंड कंजोर्टियम ऑफ फाइनेंस स्कीम्स ऑफ द आरबीआई आर स्टिल मैंडेटरी फॉर द कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। देखिए आरबीआई मैंडेटरी क्या क्या करता है, सीआरआर करता है, एसएलआर करता है, बैंक रेट करता है, एमएसएफ करता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक रेट नहीं करता जो लेंडिंग रेट है। आप चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा लें या एसबीआई ले लें, कोई भी बैंक अगर वो लोन दे रही है तो लोन का इंटरेस्ट डिपेंड करता है इंडिविजुअल बैंक्स में। इंडिविजुअल बैंक्स डिसाइड करती है कि उनको कितने रेट में देना है। ये बिल्कुल भी इसका ये नहीं है कि आपका कुछ कुछ रेट्स जो हैं वो बैंक्स करती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। जी आपका फॉल्स है। एच की बात की जाए, आरबीआई करंटली ड्रॉस इट्स पावर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्सचेंज कंट्रोल बाई फ्रॉम फेरा 1973। ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट जो है ये आप लोग का चेंज हुआ है फेमा में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। ये चेंज हुआ है फेमा में, ना कि आरबीआई। फेरा तो करता ही था पहले, और फेरा से चेंज हुआ है फेमा में, ना कि आरबीआई। तो आरबीआई ये गलत हो जाएगा, एच भी आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे फेमा होना था। अगला है नेक्स्ट, ऑल शेड्यूल बैंक ब्रांचेस कैन हैंडल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। क्या सारे शेड्यूल बैंक हैंडल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स को सारे शेड्यूल बैंक ब्रांचेस हैंडल नहीं कर सकते हैं, आपका आरबीआई करता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, हैंडल। नेक्स्ट है एसएलआर इज़ लोअर देन सीआरआर। नॉर्मल सी बात है, एसएलआर आपका 18.25 है, सीआरआर आपका 3% है, तो कम कौन सा हुआ, सीआरआर हुआ ना, तो ये भी गलत हो गया। अगला है, एज देर इज़ नो सब टारगेट फॉर एसएसआई दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इट डज नॉट कंप्राइज द प्रायोरिटी सेक्टर। सबसे पहली बात तो सब टारगेट है, सब टारगेट इज़ देयर फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सबसे बड़ी बात, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, तो ये भी गलत हो गया। अगला है आपका, फॉर द पर्पज ऑफ inclusion of USBs, that is Urban Cooperative Bank, in the second schedule of the Reserve Bank of India Act 1934, primary cooperative banks should have demand and time liabilities of not less than 750 crore on the continuous basis of 1 year। ये बोल रहा है कि टाइम लिएबिलिटी 750 करोड़ का होना चाहिए कम से कम, तब जाके वो सेकंड शेड्यूल में घुसेगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। एकदम सही है, 750 करोड़ होना चाहिए। अगला हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं, इसमें क्या बोला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ डैश एक्ट एंड 1934 एंड डैश एक्ट 1949। नॉर्मल इस पे यहाँ पे आरबीआई एक्ट 1934 आएगा, यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आएगा। सेकेंड है, इन यूएसए एंड यूके। यूएसए में क्या है, फेडरल है। यूके में क्या है आपका, सेंट्रल बैंकिंग रेगुलेशन के लिए आपका इंडिया में क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यूएसए में फेडरल है, यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड है। सी की बात किया जाए, आरबीआई इज ए डैश ओन्ड इंस्टीट्यूशन। आरबीआई इज ए डैश ओन्ड इंस्टीट्यूशन। इसको आप लोग थोड़ा सा, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, इसका आंसर मैकमिलन में स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन लिखा है, तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको देखिएगा, अगर आप लोग का आंसर मिलता है कहीं पे तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, सी, आरबीआई इज ए डैश ओन्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। डी में बोला जाए न्यू एंड रीइशुएबल नोट्स आर स्टोर्ड इन डैश एंड मेंटेन बाय द बैंक्स एज डैश ऑफ आरबीआई। इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी नए नोट्स होते हैं वो कहाँ पे रखा जाता है, पुराने नोट्स हो, नए नोट्स हो, फटे नोट्स हो, कुछ भी हो। जैसे मान के चले मैं बैंक में काम कर रहा हूँ, मेरे को कोई भी पुराना नोट मिला है, तो क्या मैं अपने पास रखूँगा, मैं उसको कहाँ दूंगा, आरबीआई के चेस्ट में दूंगा। आरबीआई के एजेंट्स होते हैं ये, आरबीआई के एजेंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं चेस्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू एंड रीडेबल नोट्स आर स्टोर्ड इन चेस्ट मेंटेन बाय द बैंक्स एज एजेंट्स ऑफ आरबीआई। अगला है, आरबीआई एक्ट्स एज द डैश टू द सेंट्रल एंड डैश गवर्नमेंट। आरबीआई क्या है, आरबीआई जो है वो बैंकर है, एक बैंकर है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अगला है, इफ़ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई एक्ट्स एज द डैश बैंक एंड ऑल्सो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ये नॉर्मल सा, इसको याद रखना पड़ेगा, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट एंड आरबीआई एक्ट्स है बैंकर्स बैंक। ये आपका इस फंक्शंस में आता है, आरबीआई के बैंकर्स बैंक है और लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अगला है, ए डिक्रीज इन द बैंक रेट इज लाइकली टू लीड ए डैश इन द इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक। बैंक रेट कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक्स भी कम होंगे।
ठीक है। अगला जो है आप लोग का मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इज इशूड बाय डैश ईच ईयर डैश टाइम्स। मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इशूड बाय आरबीआई। आरबीआई इशू करता है ईच ईयर 4 टाइम्स। उर्जित पटेल जी ने बोला है आप लोग का 4 टाइम्स। मॉनेटरी पॉलिसी जो है 4 टाइम, मतलब हर क्वार्टर में मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज हो सकता है। अगला जो आप लोग का है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी आरबीआई कैन इंक्रीज वन और मोर ऑफ दिस मॉनेटरी लुक्स। क्या क्या कर सकता है? एक तो एसएलआर चेंज कर सकता है, एक सीआरआर चेंज कर सकता है, एक बैंक रेट चेंज कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है। अगला है फुल फॉर्म, नॉर्मल सा है, फेरा फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, और फिर आप लोग का फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एडी ऑथराइज डीलर्स, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, डीटीएल दैट इज एनडीटीएल याद रखिएगा, नया डिमांड टाइम लेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आप लोग का ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन, एससीसी क्या है आप लोग का, ये इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक क्यों इसलिए मैं। पीएसए क्या है आप लोग का, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, डीआरआई डिफरेंशियल रेट इंटरेस्ट, इन्फिनेट इज दैट इज इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं ये जो आप लोग का टर्मिनल क्वेश्चन हैं वो उसके बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रिसिसिवली द वेरियस रीजन्स ऑफ रेगुलेटिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन कंट्री। ये बोल रहा है कि आपको बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का ज़रूरत क्या पड़ा। बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट नहीं करेंगे तो कभी भी बैंक्स बैंकरप्ट हो सकते हैं, कभी भी बैंक्स जो हैं बर्बाद हो सकते हैं। अगर अभी बैंक अगर रेगुलेशन नहीं होता, आरबीआई नहीं होता, तो अभी जो कोरोना का स्थिति चल रहा है उसमें आपका आरबीआई ने डिसीजन लिया कि सीआरआर को 100 बेसिस पॉइंट से कम करेंगे, रेपो रेट को थोड़ा कम करेंगे, रिवर्स रेपो रेट को कम करेंगे, ठीक है। ये रीज़न क्या है? 3 महीने का आपका मोरेटोरियम पीरियड बढ़ा दिया गया आपका होम लोन्स के लिए। ये सारी चीज़ जो है आरबीआई लिया, तो रेगुलेटिंग ऑफ बैंक्स अगर नहीं हुआ सिस्टम तो एक मेन प्रिंसिपल पेन हेड होना ज़रूरी है। एक होता है आपका एजेंट, एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मीडियम लेवल, एक होता है लोअर लेवल। टॉप लेवल वाले सिर्फ आइडियाज़ बनाते हैं, मीडियम लेवल वाले उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं लोअर लेवल वालों से। टॉप लेवल में सिर्फ आइडिया देते हैं, मीडियम वाले एक्सिक्यूट करवाते हैं लोअर लेवल वालों से काम करवा के। तो टॉप लेवल में आता है आरबीआई, मीडियम लेवल में आते हैं बैंक्स, और नीचे आते हैं आप लोग के एम्प्लॉय, ठीक है। ये सारे चीज़ जो है रेगुलेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला बात किया जाए, सेकंड क्वेश्चन, दैट इज एनुमरेट द मेन सुपरवाइजरी पावर ऑफ आरबीआई ओवर कमर्शियल बैंक्स। नॉर्मल सा बैंक है कि एसएलआर सीआरआर सबको रेगुलेट कर सकता है, बैंकर्स बैंक होता है। अगर कोई भी आपका बैंक को ज़रूरत है तो वो बैंक्स आरबीआई से एक दिन के लिए पैसा भी ले सकती है, 2% ऑफ एनडीटीएल एक दिन के लिए, अगर उसके पास पैसे की कमी है तो एक दिन के लिए ले सकती है, ठीक है। ये सारे चीज़ होता है, एमएसएफ बोलते हैं उसको, मार्केट स्टेबिलिटी फंड। अगला है आप लोग का सी की बात किया जाए, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन सीआरआर एंड एसएलआर ऑन द बैंकिंग सिस्टम। एसएलआर और सीआरआर को बढ़ा देंगे तो मार्केट का पैसा खींच के अंदर आ जाएगा। मार्केट के पैसा को सक करने के लिए, मार्केट में पैसा कम करने के लिए सीआरआर और एसएलआर को बढ़ाया जाता है। और कम कब किया जाता है? जब मार्केट में पैसा डालना है। तो इसको इंक्रीज़ करने से क्या होगा? इफेक्ट का इंक्रीज़ क्या होगा? मार्केट में पैसा कम होगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगा, ठीक है। अगला है आप लोग का, क्या दोनों को साइमल्टेनियसली यूज़ किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट डी जो है, डज आरबीआई हैव द पावर टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ द बैंक्स इन इंडिया? इफ सो इन व्हाट मैनर, टू व्हाट एक्सटेंट? ये बोल रहा है कि ठीक है, बैंक्स को एक चीज़ तो है, आरबीआई इनडायरेक्टली कर रहा है कंट्रोल। इनडायरेक्टली कैसे कर रहा है? अगर मार्केट में पैसा कम होगा, अगर बैंक में पैसा कम होगा तो लोन का इंटरेस्ट बढ़ेगा, और अगर बैंक में पैसा ज़्यादा हुआ तो लोन का इंटरेस्ट कम होगा, वो बांटेगी लोन ज़्यादा। तो ये इनडायरेक्टली जो है आपका बैंक्स को इफेक्ट कर रहा है हर इंटरेस्ट में, चाहे कोई भी इंटरेस्ट उठा लें, चाहे एफडी का उठा लें या फिर आप लोग लोन्स का उठा लें। ई की बात कीजिए, गिव एटलीस्ट 8 एग्जांपल ऑफ प्रियोरिटी सेक्टर। तो इसमें क्या होता है, प्रियोरिटी सेक्टर क्या होता है? प्रियोरिटी सेक्टर ऐसे सेक्टर होते हैं जो कि 40% ऑफ नेट डिमांड टाइम लिबिलिटीज़ का 40% जो है प्रियोरिटी सेक्टर्स में बैंक्स को देना होता है, बैंक्स को स्पेंड करना होता है। और ये 40% में बहुत कुछ आता है, जैसे वुमेन्स आते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी आता है, हाउसिंग आता है, एजुकेशन आता है, एग्रीकल्चर आता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आता है, या फिर आपके माइक्रो क्रेडिट आता है। तो ये सारे चीज़ जो है आप लोग के इसमें आते हैं, ठीक है, प्रियोरिटी सेक्टर में। तो इसमें से आप लोग आराम से 8 कोई भी आप लोग इसके एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ है।
तो यहाँ से आप लोग का कंप्लीट होता है दैट इज चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग रेगुलेशन। ये आप लोग के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आज से स्टार्ट हुए हैं आपके प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के। तो इसको आप लोग कंटिन्यू करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।